बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे हर कोई परिचित है और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक अस्थिरता के दौर में बांग्लादेश जिस तरीके से सुलग रहा है, भारत की भी नज़र इन सब चीज़ों पर बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उद्योग धंधे के लिहाज से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स में है और नोएडा को सबसे बड़ी बात यह है कि अपैरल सिटी के तौर पर जाना जाता है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठुकराल जी हैं। ललित जी, आपका न्यूज़ 18 पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये बांग्लादेश में जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता है और सबसे बड़ी बात यह है कि गारमेंट सेक्टर को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है बांग्लादेश, ऐसे में किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे टर्मोइल को और क्या लगता है आपको भारत के लिए इस समय कैसी सिचुएशन है? देखिए, बांग्लादेश जो है वो वहाँ पे इस समय उनकी जो एक्सपोर्ट है $50 बिलियन से ऊपर की है और हम अभी $15 बिलियन पे ही अटके हुए हैं। बांग्लादेश की टोटल इकॉनमी जो है वो गारमेंट डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करती है। ये हमारे मित्र देश है, वहाँ पे जो इतनी आपदा आई है उसका हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री को बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। आज हम हिंदुस्तान में 10 साल में हमने 13 बिलियन से 15-16 बिलियन में अटके हुए हैं और उन्होंने 10 साल के अंदर 25 बिलियन से लेके 50 बिलियन क्रॉस कर गए। तो ये उनको एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, उनका FTA है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है, जो उनको GSP भी USA की जो है वो भी उसका बेनिफिट मिलता है। टोटल जो बायर फॉरेन के हैं उनको जब वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया से इंपोर्ट करने में 12 से 14% का बेनिफिट मिलता है, जो हम लोगों को नहीं मिलता है। हमारा फैब्रिक सारा यहीं से जाता है बांग्लादेश को, एंड यान जाता है, कच्चा धागा जाता है, वो लोग वहाँ बनाते हैं सारा और वो वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। वो जो बेनिफिट उनको मिल रहा है वो बेनिफिट हमें ना मिलने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट वहीं अटकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नोएडा को अपैरल सिटी के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी ब्रांड्स के अपने चीज़ें बनती हैं, गारमेंट्स बनते हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के अपैरल पार्क भी अभी यहाँ पर नोएडा में बनने जा रहा है, यमुना में। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि जो सिचुएशन वहाँ पर बनी है उसके बाद वो सारी चीज़ें का बेनिफिट भारत को मिल सकता है, या भारत को उसके आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, हम अपैरल पार्क बना रहे हैं, अभी वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, उसको इट विल टेक सम टाइम। आज जो एकदम हमारा टोटल वर्ल्ड के अंदर टोटल जो गारमेंट बिजनेस है उसके अंदर 17 से लेके 20% का झटका लगा है। बांग्लादेश के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर डिपेंडेंट थे और जैसे यूरोप के स्टोर हैं, USA के स्टोर हैं, उनकी फास्ट फैशन है कि जल्दी से माल जाना चाहिए, जल्दी से नए डिज़ाइन जाते हैं, बिकते हैं स्टोरों में और फटाफट डिलीवरीज आती हैं। हमारे इंडिया के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और फास्ट जो बिज़नेस है वो सब बांग्लादेश और चाइना से माल जाता था। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हम ये जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं वो हम उस अवसर मिला लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सक रहे हैं। तो क्या यहाँ के कारोबारी भी वहाँ पर गए हुए हैं, बांग्लादेश में बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी क्या गारमेंट्स का काम यहाँ के नोएडा के कारोबारी भी करते हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग यहाँ से कपड़ा भेजते हैं वहाँ और वहाँ भेज के वहाँ से माल बना के एक्सपोर्ट करते हैं, वो उन्हीं की कंपनियों से जाता है, बांग्लादेशी कंपनियों से। लेकिन कपड़े का हमारे साथ उनका बहुत बड़ा व्यापार है और कुछ बायर्स हैं जिनके बाइंग एजेंट यहाँ पे हैं, जो बांग्लादेश से कपड़ा यहाँ से भिजवाते हैं, माल वहाँ से बनवाते हैं। वो इसलिए कि उनकी लेबर सस्ती है और उनको बाकी FTA और दूसरे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन हमारे जो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी हमें जो इस समय ज़रूरत है ताकत बढ़ाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, आज का आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं बात कर रहा था सुबह, कई इंक्वायरीज हमारे पास आई हैं। अभी 3 लाख ट्राउज़र चाहिए, 1.5 लाख शॉर्ट्स चाहिए, 8 लाख ब्लाउज बनाने हैं। हमारे जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास हैं वो ऑलरेडी फुल है, किसी के पास कैपेसिटी नहीं है कि उन ऑर्डर्स को बना ले और इसको फ़ायदा उठा सके और हम अपने कंट्री का भी बेनिफिट कर सके। जब तक हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, हम और कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, बांग्लादेश 25 से 50 बिलियन पहुँच गया 10 साल में और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, 13 बिलियन से लेके 15-16 नीचे आ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बना बांग्लादेश इस सेक्टर में, इसके पीछे क्या कारण लगते हैं आपको? देखिए, उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि FTA जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है, जहाँ जिनको ड्यूटी नहीं लगती, उनको बाकी और बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, जो हमारे इंडिया में वो नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो अब जो स्थिरता का वहाँ पर माहौल है, जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं,
अब भले ही नई गवर्नमेंट या तमाम चीज़ें अंतरिम सरकार वहाँ पर चीज़ें हो रही, आपको लगता है कि ये जो गारमेंट सेक्टर है ये वहाँ पर पटरी पर आएगा, या अगर नहीं आता है तो भारत के लिए कितना ये आने वाले वक्त में फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आज वहाँ पे आपदा आई है, ये बहुत जल्दी सुधरने वाली नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी फैक्ट्रीज़ का नुकसान हुआ है। वापस खड़े खड़े होते हुए, चूँकि सबसे बड़ी इकॉनमी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, सरकार जो नई आएगी वो कोशिश करेगी कि इसको संभाले और इसको सपोर्ट करे, और उनको करना भी चाहिए। लेकिन वापस उनको इस सिचुएशन में आने के लिए बहुत समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो बायर हैं, फॉरेन के बायर्स हैं, उन लोगों का एक बार विश्वास टूट जाए तो दोबारा वो आने में बहुत टाइम लगता है। देखिए, आज जो लोगों को माल चाहिए, अब जो माल बने पड़े हैं वो चले जाएंगे, आगे के ऑर्डर्स उनको नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। जितनी उनकी, जो उनको लगेगा भी जल्दी दे देंगे वो लेंगे, बाकी वो सब बांग्लादेश +1 की सिचुएशन में आ गए हैं। या तो वियतनाम जाएंगे, इंडिया आएंगे और श्रीलंका जाएंगे, और कोई और बाकी कंट्रीज़ में जाएंगे। चीन से कुछ लग रहा है, चीन, वियतनाम, ये जो देश हैं, यहाँ डाइवर्ट हो सकता है भारत की जगह ये बिजनेस, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, जितनी कैपेसिटी अगर हमारे पास है तो हम ग्रैब कर लेंगे ना इसको, पर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। आज वो टाइम आ गया कि सरकार को हमारे एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग करके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, बैंक वाले उनको लोन दें और उसको उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, ताकि ये पॉलिसीज को भी बदलने की ज़रूरत है। मेरी हमारे आदरणीय जो मंत्री जी हैं, कपड़ा मंत्री गिरिराज जी से बात हुई थी। मैं तो हैरान रह गया देख के, उनके अंदर इतना जोश है कि वो एमएसएमई को ऊपर लाने के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई उनके साथ, उन्होंने सारा डाटा मांगा मुझसे, तो मैं डाटा भी दे रहा हूँ उनको। वो अगर इस तरह से काम करेंगे, अगर एमएसएमई को ऊपर लाने के लिए, देखिए आज हमारी टोटल 160 लाख करोड़ की एक्सपोर्ट है इंडिया की गारमेंट की। उसके अंदर जो मेन बड़े प्लेयर्स हैं उनकी टोटल मिला के 40,000 करोड़ है, और बाकी सारी तो एमएसएमई की है। अगर एमएसएमई को उठाया जाएगा तो डबल होगा। तो अपने कंट्री में देखिए, पैसा एक अपनी जगह है, लेकिन हमारे ट्रेड में सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है वो मिलता है। अगर हम इसको उठाएंगे, अगर हम एमएसएमई को सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें रोज़गार के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जो फॉरेन के बायर्स हैं, जब इस तरह की सिचुएशन बांग्लादेश में बनी है, तो उसके बाद से कितने लोगों ने, कितने बायर्स ने लगभग आपसे संपर्क किया है, या इस एक्सपोर्ट क्लस्टर से संपर्क किया है, या नोएडा में जो अलग अलग सेक्टर्स में जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं उन लोगों से संपर्क किया, लगभग कितनी संख्या होगी इसकी? देखिए, मैं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, और हमारी पूरे देश में सबसे बात होती है। लेकिन ये खाली नोएडा की बात नहीं है, साउथ में बात हुई है, बॉम्बे बात हुई है, बैंगलोर में मेरी बात हुई है, तो सब जगह, तिरपुर बात हुई, सब जगह इंक्वायरीज़ हैं, लेकिन बड़ी कैपेसिटीज़ नहीं है किसी के पास कि इस आपदा को इमीडिएटली हम ग्रैब कर लें। हाँ, आज हम कोशिश करेंगे, महीने 2 महीने में जो ऑर्डर्स आएंगे और हम उनको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, कैपेसिटी बढ़ाएंगे। आज हमारे नोएडा में एक मित्र ने मुझे कहा कि उसको 1000 मशीन का उसने ऑर्डर दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो कह रहा मैं ये वाली फैक्ट्री और बढ़ा रहा हूँ, मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं। अब वो मिलेंगे, ऑर्डर बनाएगा, उसको लीड टाइम चाहिए 60 दिन 70 दिन में माल भेजने का। बायर कहता है मुझे 30 दिन में माल चाहिए। तो इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है पूरी करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। जो आप बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो क्या आपको लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के पार्ट पर है या इंडस्ट्रियलिस्ट के पार्ट पर है, कहाँ पार्ट पर? देखिए, हमारी गवर्नमेंट की जो राह है, उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। पीएम मित्रा पार्क जो बना रहे हैं, हम 7 अभी अनाउंस किए पहले। आज पीयूष गोयल जी ने बोला कि हम 5 और बनाएंगे। अगर पीएम मित्रा पार्क बन जाते हैं, इमीडिएटली काम होता है उन पे, और धरती पे दिखता है, तो हम 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर इस कैपेसिटी में होंगे कि कपड़ा हमें चाहिए, तुरंत कपड़ा मिल जाए, तुरंत कपड़ा मिले। वो हमारे पास कैपेसिटी है बढ़ाने की। तो इसको हम अपनी एक्सपोर्ट को 30 बिलियन में ले जाने में कोई लंबा समय नहीं लगेगा। खाली हम एक आपदा को ग्रैब करने की बात नहीं करें, हम पूरे वर्ल्ड का बिजनेस ग्रैब कर सकते हैं अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए और पीएम मित्रा पार्क वाकई ही वो चालू हो जाए और लोग कपड़ा जल्दी बन सके, और गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे। और इस ट्रेड को गवर्नमेंट अगर फैसिलिटी देगी तो इससे सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। रोज़गार सबसे इम्पोर्टेंट आज सब्जेक्ट है गवर्नमेंट के लिए। तो आपके लिए लेबर कॉस्ट कितना बड़ा इशू लगता है आपको? देखिए, लेबर कॉस्ट तो एक जेन्युइन है, वो हमारे यहाँ कोई बहुत महंगा नहीं है। लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज़ दूसरी कंट्रीज़ को मिलती हैं, एफटीए उनके पास है, हमारे पास नहीं है, तो वो बेनिफिट उनको मिलता है। जो बायर्स को जब माल हमसे लेते हैं उनको महंगा पड़ता है।
अगर वो उनसे माल लेते हैं उनको 12% 14% सस्ता मिलता है, तो इसलिए बाहर तो उन्हीं के पास जाएगा ना। ऐसा क्या कारण है कि बांग्लादेश ने जो है अपनी एक फ्रेमवर्क वर्ल्ड इमेज में, अपनी एक अच्छी रेडीमेड गारमेंट्स में या गारमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक इमेज बना रखी है, भारत वो प्लेटफॉर्म नहीं रख पाया, उसके पीछे क्या कारण लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारा भारत का एक बहुत नाम है, भारत में एक अलग किस्म की डिज़ाइनिंग है। हमारे यहाँ पे कॉटन कपड़ा है, कॉटन के इतने बढ़िया हमारे यहाँ डिज़ाइंस बनते हैं, तो हमारा नाम बहुत आगे है। जो बांग्लादेश है वो ज़्यादातर बेसिक आइटम्स बनाते हैं, क्वांटिटीज़ बनाते हैं। जो हमारे यहाँ बनती हैं चीज़ें वो वहाँ नहीं बन सकती, कई ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक्स का है वो कमज़ोर है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे जो देखिए वर्ल्ड में कोई भी बायर होगा, कहीं भी किसी कंट्री में होगा, उसको चाहिए क्वांटिटी टाइम पे, क्वालिटी टाइम पे चाहिए, ताकि वो माल को बेच सके। उसको माल बेचना है, घर पे नहीं रखना है। अगर हम उसको डिलीवरी टाइम पे नहीं देंगे और क्वालिटी सही नहीं देंगे, माल नहीं बेच सकेगा, हम हमें ऑर्डर क्यों देगा? अगर हम उसको डिलीवरी टाइम पे देंगे, क्वालिटी देंगे, ही विल कम टू अस, वो कहीं और नहीं जाएगा। तो हमारे देश की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की ज़रूरत है। सर, प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर बात करें या आंकड़ों की बात करें, तो भारत और बांग्लादेश के दोनों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? कोई प्रोडक्शन खास कॉस्ट के- फ़र्क नहीं है। इट्स अ वेरी लेबर का जहाँ तक सवाल है वो इट्स वेरी ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर देखा जाए तो 5 to 7%। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नोएडा में बड़ी फैक्ट्रीज हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की भी फैक्ट्रीज हैं, तो क्या बांग्लादेश और भारत में जिस तरीके से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ एक गारमेंट्स को लेकर के आते हैं, मेल गारमेंट्स को लेकर के आते हैं, फीमेल गारमेंट्स को लेकर आते हैं, कुछ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं? देखिए, नॉर्दर्न इंडिया जो है हमारा, लाइक आप नोएडा की बात कर रहे हैं, तो नोएडा में ज़्यादातर फैशन बनता है, डिज़ाइन बनता है। हमारे यहाँ वुमेंस गारमेंट ज़्यादा बनते हैं, मेंस के कोई बहुत कम फैक्ट्रीज हैं यहाँ। तो जो लेडीज़ गारमेंट्स हैं वो सब यहाँ ऑर्डर्स आते हैं सारे। एंड हमारी एक अलग क्वालिटी है, अलग अब ज़ारा है, ये ज़ारा हो गया, मैंगो हो गया, सब लोग माल लेते हैं। बांग्लादेश से इनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी बनती है, पर नोएडा में भी बनती है सब। तो जो डिज़ाइन होता है, फास्ट फैशन, वहाँ जाते हैं, और जो उनका रेगुलर है बिज़नेस वो यहाँ से बनाते हैं। तो अभी जो व्यापारी वर्ग है या जो गारमेंट से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ के लिए लोग जो काम करते हैं, उनके सामने प्राइम फेसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किनको फोकस रखना चाहते हैं, किनका वो गवर्नमेंट से समाधान चाहते हैं कि वाकई में इस तरीके से कहीं किसी बाहरी देश में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके बेनिफिट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत के उद्योगों को मिल सकें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ सरकार हमें बहुत साधन दे रही है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत स्कीम्स बनाई है उन्होंने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, और एमएसएमई को अगर सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, ज़्यादा सपोर्ट करेगी। और देखिए, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, टोटल बड़े लोगों की एक्सपोर्ट 40,000 करोड़ की है और बाकियों की 80,000 करोड़ की, सपोज़। और जितनी फैसिलिटी मिलेगी, 40,000 वाला 50 पे ले जाएगा, लेकिन 80,000 वाला उसको 160 कर सकता है। अगर इसको सपोर्ट मिलेगी तो कंट्री की एक्सपोर्ट को डबल करेंगे। तो हमें आज वक्त आ गया है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एमएसएमई को ऊपर लाना चाहिए, उनको सपोर्ट देनी चाहिए। बैंकिंग सिस्टम को उनको सपोर्ट देने के लिए उनके घर जाके पूछना चाहिए आपको क्या चाहिए, ताकि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आज स्टार्टअप्स है, गवर्नमेंट इतना बेनिफिट्स दे रही है, और सब कामों के अंदर गवर्नमेंट इतनी स्कीम्स लेके आए हैं। ये बिज़नेस को अगर स्कीम मिलेंगी, इस बिज़नेस को अगर लाएंगे, तो सबसे अहम चीज़ है कि रोज़गार मिलेगा। पीएलआई स्कीम निकाली, जिसके लिए मैंने अभी मंत्री जी से बात भी की। आदरणीय मंत्री जी ने मुझे बोला, गिरिराज जी ने, कि हम पीएलआई स्कीम के अंदर अभी हम एमएसएमई को लाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, हम उसमें बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से ये मौका आया है भारत के पास या भारत के उद्यमियों के पास, अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार होता तो शायद ये पूरा मौका आप लोग ग्रैब कर लेते? हम ग्रैब एक अपनी जगह, हम पूरे वर्ल्ड को उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उनके साथ काम कर सकते थे, पर आज हम वो ग्रैब भी नहीं कर सकते। और आज हम पूरा दूसरी कंट्रीज़ के बायर्स को हम पूरा माल बना के नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। तो लगता है कि अब ये आपदा में अवसर मानने वाली जो बात कही जा रही थी, वो अवसर उस तरीके से भारतीय उद्यमी नहीं उठा पा रहे हैं जिस तरीके से उनको उठाना चाहिए था? हाँ, ये नहीं उठा सकेंगे अभी, ये हमारी कमज़ोरी है, इसको हम दूर करेंगे। कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। हाँ, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इसके अंदर, उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि जो सारा माल बांग्लादेश से बन के आ रहा था, कपड़ा यहाँ से जाता था, चाइना से आता था, वो वहाँ से बना के यहाँ भेजते हैं, और यहाँ पर उनको भी ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि वो हमारे फ्रेंडली देश है। हमारी सरकार उनको मदद कर रही है शुरू से। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा था,
जैसे टाटा, ये अपना अमेज़ॉन से जितने भी बड़े चेन स्टोर्स हैं जो दिल्ली इंडिया में काम करते हैं, वो सब यहाँ से माल इंपोर्ट करके बेच रहे हैं। तो लोकल डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चर थे उनके लिए बड़ी तकलीफ थी, लेकिन अब इनको बेनिफिट मिलेगा उसका, और जो हमारे बायर्स हैं, जो लोकल डोमेस्टिक बायर हैं, अब उनसे माल लेंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हुए, या फिर तमाम जो देश में देखा जाए, दिल्ली में, नोएडा में, तमाम जगहों पर गारमेंट्स के, टेक्सटाइल्स के एक्सपोज होते हैं, तमाम एग्जीबिशंस होती हैं। अब उसमें अगर बायर्स आएंगे बाहर के और बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट्स हैं या वहाँ की चीज़ों को लेकर के लोग यहाँ पर, तो क्या उन ऑर्डर्स को आप लेने की कंडीशन में कुछ हद तक हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी बड़ी वजह है और आप नहीं ले पाएंगे? देखिए, हम लोगों को समझ आ गई है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, और हम सब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब ने प्लानिंग की है। और अभी जैसे हमारे अभी गारमेंट फेयर और भारत टेक्स होने वाला है फरवरी में, अभी UPITS भी फेयर होने वाला है जिसके फॉरेन बायर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उमंग से आएंगे इस बार कि उनको माल चाहिए। तो उनको हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया बेहतर करेंगे, अपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। ये आपका अपैरल पार्क कितनी बड़ी कड़ी इसमें साबित होगा? अपैरल पार्क, देखिए अपैरल पार्क एक शुरुआत है। अपैरल पार्क के बाद टेक्सटाइल पार्क आ गए सारे। ये शुरुआत अपैरल पार्क नोएडा से हुई थी, यमुना से। तो आज गोरखपुर में भी अपैरल पार्क बन गया, वहाँ पर फ्लैटेड फैक्ट्री का भी सिस्टम, प्लग एंड प्ले सिस्टम भी शुरू हो गया। वो बिल्डिंग्स बन गई हैं, लगता है अगले 3-4 महीने में अलॉट कर देंगे वहाँ। यमुना में ये अपैरल पार्क बनेगा, ये बहुत बड़ी कड़ी है। इसके अंदर अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, मेरे ख्याल 1.5 साल के अंदर मैं वहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करा दूंगा सारी, और इससे वहाँ पर 10,000 करोड़ का इजाफा होगा हमारी एक्सपोर्ट में, और 3 लाख महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। फिर सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये पूरा अपैरल पार्क और तमाम चीज़ें जो है लोगों को आने वाले वक्त में बड़ी बेनिफिशियल रहेंगी, लेकिन जब हम देखें कि कोई बायर विदेश से यहाँ पर आता है, या नोएडा के ही प्रेमिसेस को अगर देखा जाए, तो आपको लगता है कि पूरा नोएडा कितना बिजनेस यहाँ से निकालता होगा लगभग? देखिए, नोएडा की आज एक्सपोर्ट जो है 40,000 करोड़ से ऊपर है, और 10,000 करोड़ डोमेस्टिक बनता है। तो हम 50,000 करोड़ की हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं नोएडा में। तो नोएडा इज़ अ सिटी ऑफ अपैरल। आज ODOP के अंदर यूपी सरकार ने इसको सिटी ऑफ अपैरल का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे काम है, और हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर यहाँ से 60,000 करोड़ की एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का 15,000 करोड़ का बिजनेस हम करेंगे। तो टोटल 75,000 करोड़ की हमारी नोएडा गौतम बुद्ध नगर की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि हम सब लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है अगर यही हालत बांग्लादेश में और लंबे वक्त तक रहे, तो हो सकता है कि ये पूरा जो गारमेंट सेक्टर है या रेडीमेड गारमेंट्स है, जो भारत के लिए प्रतिद्वंदी के तौर पे बांग्लादेश देखा जाता है, वो सारी चीज़ें और किसी देशों के अलावा भारत में भी आ सकती हैं, या चीन, वियतनाम या बाकी देशों में अगर जाती हैं, तो बांग्लादेश को इस पूरे सेक्टर में बहुत बड़ा झटका लगेगा? देखिए, बांग्लादेश को डेफिनेटली झटका तो लग गया, क्योंकि अब एक बारी बायर जब टूटता है ना वहाँ से, तो दोबारा जाने में उसको बहुत तकलीफ होती है। और जो बांग्लादेश को अभी वापस इस स्टेज पे आने के लिए कई साल लग जाएंगे जिसमें वो खड़े थे। अब ये 50 बिलियन से टूट के सीधा 25 बिलियन से नीचे जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे बांग्लादेश मेहनत करेगा। हम तो हमेशा सपोर्ट किया हमने उनको, हमारा देश उनका मित्र देश है हमारा, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, जो हमसे होगी हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ और उसमें है कि बांग्लादेश को जो FTA का वो मिला हुआ है, जिसमें ड्यूटी फ्री का, वो 27 तक है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम और वो एक पार हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ हैं या सारी चीज़ें हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की बात होती है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं गवर्नमेंट के फेवर पे जिसको क्विक रेस्पॉन्स अगर रहे, तो उसके ज़रिए भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को कुछ मदद मिल सकती है? देखिए, मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी कार्य, लाइक आप एग्जांपल के लिए PM मित्रा पार्क की बात करें, उसके अंदर अगर आप एक ऐसी कमेटी बनाएं कि जो सारे PM मित्रा पार्क जो बनने हैं उनके डेली एवरी मिनट टू मिनट की अगर प्रोग्राम लें, कौन सा काम कहाँ अटका है और कैसे होना है, अगर इसके अगर ध्यान दिया जाए, तो डेफिनेटली हम पक्का इस स्टेट को वर्ल्ड की किसी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। जिस तरीके से अगर हम देखें नोएडा के अलावा बाकी उत्तर प्रदेश में गारमेंट्स को लेकर के जहाँ जहाँ काम होता है, या कुछ और लोकल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ब्रांड्स और बिना ब्रांड्स, या कितना बड़ा अंतर है कि ब्रांड्स वैल्यू जो होती हैं वो और बिना ब्रांड्स की जो वैल्यू है, ये मार्केट में किस तरीके का कंपटीशन पैदा करती हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारे उत्तर प्रदेश में अब गोरखपुर में अपैरल पार्क बन गया, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें बनती हैं गारमेंट्स में। कानपुर में है, आप देखिए हमारा लखनऊ में बहुत चिकनकारी का काम होता है, बहुत कुर्ते और बहुत अच्छे गारमेंट्स बनते हैं वहाँ पे। तो हमारे
और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अगला हमारा बजट अपना जो उन्होंने एक टारगेट बनाया हो कि पूरे उत्तर प्रदेश को गारमेंट का हब बनाना है, क्योंकि उनको पता है कि इससे रोज़गार ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो उसके लिए प्लग एंड प्ले सिस्टम भी शुरू किया है वहाँ, और उन्होंने स्पेशल बोला है कि अभी सब जगह, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कानपुर, बुंदेलखंड और वहाँ पे एक 25-25 एकड़ की जगह मिल जाए जहाँ पे छोटे छोटे पार्क बना दे, तो एक इंडिविजुअल बनाए जिसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अब लोग शहरों से हट के गाँवों में जाना चाहते हैं, वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई लेबर अवेलेबल होगी, तो लेबर अवेलेबल हो वहाँ पे, तो और सस्ती भी रहेगी, ज़मीन भी सस्ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कम लगेगा। तो वो चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी हैं। एक गोरखपुर में 25 एकड़ का उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दे दी, वो अभी आदमी जाके उसको फाइनल कर रहे हैं। इसी प्रकार हम प्रदेश के कई भागों में इस तरह के छोटे छोटे बैरल पार्क बनाएंगे, जिससे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारे ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। सर, पूर्व में उत्तर प्रदेश में माना यह जाता था कि सुरक्षा एक बड़ा मसला रहा करता था, इन्वेस्टमेंट आता था लेकिन सुरक्षा को लेकर के व्यापारी जो है इन्वेस्ट नहीं करते थे। जो इस समय का प्रेमिसेस है, इस समय की गवर्नमेंट्स हैं या सारी चीज़ें आप देखते हैं, आपको लगता है कि व्यापारी कितना आश्वस्त है इन सब चीज़ों को लेकर के? देखिए, आज जो हमारे व्यापारी हैं उनको इनसिक्योरिटी नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक डर था जो सबके दिमाग से निकाल दिया, और सब लोग उस भरोसे पे, उनके विश्वास के ऊपर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो करेंगे। आपको लगता है कि आने वाला जो भविष्य है, जैसे हम नोएडा की बात करते थे तो इंडस्ट्रियल के तौर पर उसकी पहचान थी, लेकिन अपैरल के तौर पे उतने प्रोजेक्शन नहीं था। इधर पिछले 3-4 सालों में अपैरल के तौर पे ज़्यादा प्रोजेक्शन नोएडा का हुआ है, तो इसमें कहाँ किसका योगदान ज़्यादा रहा है? देखिए, इसमें हमारी इंडस्ट्री के कारीगर से लेके ऑनर्स का सबका योगदान है। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। आज 10 लाख से ऊपर लोग काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमारी इंडस्ट्री ने दिया है। और 10 लाख लोगों का काम करना मतलब इट्स ए बिग डील। पूरी सिटी है, सिटी ऑफ अपैरल, तभी इसका नाम दिया गया। अब सर, हर घर तिरंगा एक मुहिम भी है और हर घर तिरंगा लगाने के लिए भी लगातार जो है सरकार वो कर रही है। इसको लेकर के भी नोएडा में हम देखे हैं कि पूर्व में बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते रहे हैं और नोएडा ने करके दिखाया है, तमाम फैक्ट्रीज़ में झंडे तैयार होते हैं। इस बार इसको लेकर क्या तैयारी है? पिछली बार तो हमने 50 लाख झंडे बना के दिए थे, पर अभी हमें कहा नहीं, पर अभी 5-7 दिन पहले ही हमें कहा गया कि झंडे चाहिए। तो अब तो हम बना नहीं सकते, टाइम नहीं है, लेकिन हमने सूरत से और कई जगह से जहाँ से मिल सकता है वो ला के हमने इनकी पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अब जो स्थितियाँ हैं बांग्लादेश की, व्यापारी क्या अभी भी इन सब चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं? देखिए, हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सिचुएशन क्या है, और हम कितना इन्वेस्टमेंट करें, कितना आगे बढ़े। और उनके जो बायर हैं उनको तो चाहिए माल, उनको अपना माल चाहिए, वो कहीं से भी लेंगे, और हमसे क्यों ना लें। जब हम बैठे हम काम करें, हम माल देंगे ना उनको। हम कोशिश करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ा के उनको माल देंगे। तो ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के अध्यक्ष ललित ठुकराल जी बेबाकी के साथ बातचीत रखते हुए करते कि भारत में अभी उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसे बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं। उसके बाद वहाँ के जो बायर्स हैं या बाकी जगह से जो बायर्स हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनके सारे जो माल हैं या जिस तरीके के उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको फुलफिल कर पाएँ। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के व्यापारी भी उस लेवल पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ सरकार का भी जिसमें लगातार सहयोग मिल रहा है। लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके की स्कीम्स और तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, बांग्लादेश को आने वाले वक्त में गारमेंट इंडस्ट्री में भारत कड़ी टक्कर देगा, और बांग्लादेश आर्थिक तौर पर इससे जितना कमज़ोर होगा उसका बेनिफिट भारत को आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगा। नमस्कार। नमस्कार।